नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल एक जुगनू ठहर गया, जिसके ये सेकंड पार्ट है और ये मुझे महज इस वजह से इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो फिर मुझे इसको दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। तो होप्स हो कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट यकीनन मेरी तरह पसंद आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लास्ट और सेकंड पार्ट को, जो कि बहुत ही शॉर्ट सा है। आप लोग देख ही रहेंगे कितना शॉर्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर नूरजहाँ बेगम ने कितना ही कहा कि वो गांव में रह नहीं सकेगी, शहर में रहने की आदत उसे वहाँ सुकून और इत्मीनान नहीं लेने देगी। मगर उसने सुन कर ना दी, बल्कि सही मायनों में तो सलामा अड़ गया था। वो उसे समझाकर राज़ी करने की कोशिश करने लगी तो माजेब ने रोक दिया। फूफो, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इस ज़मीन पर रहना चाहती हूँ जहाँ मेरे अभी ने आँख खोली, परवरिश पाई। वहाँ की मिट्टी में अभी की खुशबू उनकी मोहब्बत है। मैं उस खुशबू से दूर नहीं रहना चाहती। सलामा को तंजिया नज़रों से देखते हुए उसने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि वो लब भींच कर रह गया, जबकि नूरजहाँ बेगम ने मोहब्बत से मैं सदके कहकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ख्वाहिश तो उनकी भी यही थी, मगर इसकी वजह से राज़ी हो गई थी। लिहाजा जब उसने मोहब्बत से कहा तो वो खुशी से फूले न समाए। सलामा को फखरिया नज़रों से देखा, वो मज़ीद तलमला कर चला गया। मगर बेटा, यहाँ शहर में भी 10 काम होते हैं। सलामा को बार बार यहाँ आना पड़ता है, बल्कि समझो वो तो रहता ही इधर है। सलामा के जाने के बाद वो उनसे अलहदा हुई तो उन्होंने साफ कुछ बताया। तो आप यहाँ उसामा भाई और ज़रीना भाभी को छोड़ दीजिए पप्पू। इस तरह वो दोनों ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, जिससे उनके दरमियान जो फासले हैं वो बासानी सिमट सकेंगे। यूँ भी वहाँ आयशा भाभी का हम वक्त सामना रहना एक तरह से। कुछ झिझकते हुए उसने अपने तय बेहतरीन हल पेश कर दिया तो नूरजहाँ बेगम मुत्फिक होते हुए कुछ सोचती रह गई। ठीक ही तो कह रही थी वो, बात उनके दिल को लगी थी। लिहाजा दूसरे दिन आगा जी से फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। उसामा शाह और ज़रीना दर हकीकत दोनों ही जैसे इस अफदाद पर हैरान हो गए रह गए थे, मगर ज़्यादा हिलो इज्जत कर नहीं सकते थे। बेजी ने बहाना ही ऐसा बनाया था कि इनकार मुमकिन न था। उनका कहना था वो नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़ नहीं सकती, इसलिए सलामा के बजाय उन दोनों को इधर रहना है। कब तक, इसका फ़ैसला उन्होंने अभी किया नहीं। सलामा को उस नई कहानी का पता चला तो माजेब की उस चाल पर दिल से मुतासिर हो गया। उसामा और ज़रीना की ज़िंदगी का ये अलमिया उसे भी तकलीफ़ देता था। बेजी भी बहुत मलूल रहती थी, इसलिए जब माजेब ने इस मामले को हल करने की कोशिश की तो फितरी तौर पर उसे खुशी हुई थी। अलबत्ता जो वजह माजेब ने बताई और जताई थी, उसकी वजह से उसके दिल में जो सफाकी और सर्द मोहरी आ गई थी, उसे निकालना नामुमकिन था। उसे सज़ा तो देनी ही थी। गांव आकर दिन अजीब सी रूटीन से गुजरने लगे। सलामा ने यहाँ आकर जैसे उसे हवेली में कैद कर दिया था। मामला कुछ ऐसा था कि वो नूर फूफो से भी मदद नहीं ले सकते थे। सलामा ने जाने उन्हें क्या कहा था कि वो भी इस मामले में उसका साथ दे रही थी। सलामा को घर से बाहर निकलना, हत्ता कि गांव में मौजूद रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी पसंद नहीं था। अगर जो कभी बेजी कहती तो वो फ़ौरन उन्हें मना कर देता। मोहब्बत से उनके हाथ थाम कर कहता, महज़ेब के बगैर घर मुझे काटने को दौड़ता है बेजी, इसलिए मुझे इसका कहीं जाना आना पसंद नहीं। आप चाहें तो इसे पूछ लें, वो खुद राज़ी है। वो जिस इत्मीनान और सफाई से झूठ बोलता, माजेब खून के घूंट पी कर रह जाती। नूर फूफो की मोहब्बत उसे इनके लबों पर फैलती पुरसुकून और तमानियत भरी मुस्कान सीने से रोक लेती। सलामत दिल जलाने वाले अंदाज में मुस्कुरा देता तो कभी उसे बेबसी का एहसास दिलाती नज़रों से देखने लगता, जिस पर वो जब्त करके रह जाती। सलामा का ज़्यादातर वक्त अब घर पर गुजरता। तो सुबह के चंद घंटे ज़मीनों पर गुजार कर वापस आ जाता और फिर इसके बाद महज़ेब के लिए ज़िंदगी का दायरा तंग होने लगता। वो आयशा या फातिमा के पास बैठी बातें करके दिल बहला रही होती तो उसे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा लॉक कर देता। बैठो यहाँ और उस वक्त तक कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ। उसे कैद करके गोया इत्मीनान से पैर पसार कर टीवी अपने सामने ऑन कर लेता, जिसे देखने का उसे कभी ख्याल नहीं आया था और जो उसके कमरे में महज शो पीस के तौर पर धरा रहता था। मगर क्यों, मैं यहाँ क्यों बैठूँ? उस रोज़ वो बुरी तरह झुला गई। इसलिए कि मैंने कहा है, जवाब मौसूल हुआ। मैं तुम्हारा हुक्म मानने की पाबंद नहीं, सलामा शाह, खौलते हुए लहजे में कहकर उसने कदम बढ़ाए। मगर मैं मनमाने का आदी हूँ। माज़ेब बीबी उसके रास्ते में दीवार की तरह हायल होता वो बहुत सफाकी और जहारियत से बोला था, तुम हद से गुजरे हो सलामा। वो बुरी तरह झुलस गई। तुम मेरी हद्दी तो देखना चाहती थी ना? वो एक बार फिर तन से मुस्कुराया था। ओह, तो अब तुम मुझे कैद करके सज़ा देना चाहते हो? उसके अंदाज पर वो एकदम थम सी गई। एक अजीब सी सनसनी उसके वजूद में फैलने लगी। अगर ये कैद है तो इसे तुमने खुद मुंतखब किया है, मैंने तुम्हें वार्न किया था। यकदम सलामा का लहजा बर्फ़ की मानित सर्द हो गया था। उसकी नज़रें महज़ेब का वजूद मुंजमद करने लगी। तुम धोखेबाज और कमीने हो। नफ़रत और बेबसी ने जैसे उसकी कुव्वत गुआई जब्त कर ली। बामुश्किल उसके लब हिल सके। जवाबन वो कहका लगाकर हंस पड़ा। बस इतनी ही तारीफ़ करोगी मेरी?
सीने पर बाजू लपेटते हुए वो उसका ज़ब्त आजमा रहा था। बेबसी के एहसास से महज़ेब के शाने बोझल होने लगे। जिन ज़मीनों की खातिर तुमने मुझसे शादी की थी सलामा शाह, वो तो एक तरह से तुम्हारे कब्ज़े में आ गई। फिर अब क्या चाहते हो मुझसे? आंखों में आती नमी बामुश्किल अंदर उतारते हुए उसने तंद लहजे में पूछा था। सलामा के होंठ यकदम सिकुड़ कर भिंच गए थे। ताने देकर तुम मेरी नफ़रत तो बढ़ा सकती हो महज़ेब, मुझ में नरमी नहीं जगा सकती। नरमी और मोहब्बत जैसे कोमल एहसासात तुम जैसे हैवान नुमा इंसान का खासा हो भी नहीं सकते। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर रही, तीखे लहजे में कहकर वो साथ वाले मलहका कमरे में जाकर बंद हो गई तो सलामा मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। मगर रिश्ते बहुत बड़ी कमज़ोरी होते हैं, ख़ासकर वो जो बहुत मजबूत हो या वो जो दिल से जुड़े हों। और जाने महज़ेब और उसका रिश्ता मजबूत था या दिल से जुड़ा, वो कहीं सानिए यही सोचता रह गया और फिर झुंझलाकर टीवी का रिमोट दीवार पर दे मारा। दिन बहुत बोझल और बेकैफ गुजर रहे थे। यहाँ जितने भी रिश्तेदार थे सब ने ही बुलाया था और वो सलामा के साथ गई भी थी, मगर बगैर दावत सलामा उसे कहीं भी जाने न देता था। हत्ता कि आयशा या फातिमा के साथ यूं ही कहीं घूमने फिरने की भी सख्त मामनत थी उसे। साफ लफ्ज़ों में तो उसे मना कर रखा था, जबकि बेजी वगैरह के लिए उसके पास कोई ना कोई बहाना होता था। महज़ेब ने समझा था कि बेजी के साथ रहेगी तो सलामा को अपनी नफ़रत और अदावत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, मगर यहाँ तो बरक्स ही हो गया था। सलामा ने पुप्पो की मोहब्बत उसकी कमज़ोरी बना दी थी। वो चाहती भी तो उन्हें हकीकत हाल से वाकिफ़ नहीं कर सकती थी। आजकल वो बहुत खुश रहती थी। ज़रीना भाभी का फ़ोन आता रहता था, जिससे ये मालूम हो गया था कि उसामा की रूटीन में खासा फ़र्क आया था। वो अब अपनी बीवी की तरफ पलटने लगे थे। आयशा और बेजी ने इस खबर पर बेइंतहा सुकून और खुशी का इजहार किया था। वो उनकी खुशी पामाल नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ अभी और लारे भाभी जैसे उसके लहजे से उसकी खुशी का सुराग लगाने के दर पे रहते थे, और वो जो बहुत इत्मीनान से ये कह चुकी थी कि इस रिश्ते को निभाने में कोई गारंटी नहीं देती, अब खुद को मसरूर और मगन पोज करने की अज़द कोशिश करती। ख़ासकर अभी की खातिर वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी, जिनके लहजे में अनदेखे अंदेशे और खदशे कुलबलाते रहते थे। सलामा उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा था। यूँ भी वो जानती थी कि उसके शोर मचाने पर भी कुछ होने वाला नहीं। वो बेजी को शीशे में उतारने के फ़न से वाकिफ़ था। आगा जी से महज सलाम दुआई होती थी, इससे ज़्यादा कि दोनों पर यकीन को ना ज़रूरत थी ना ख्वाहिश। उसका बस चलता तो उन्हें देखकर नफ़रत से मुंह मोड़ लेती, मगर महज नज़र झुकाकर रह जाती। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ढेरों मुलाजमीन वाले उस गर्दीजी हाउस में काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। उस पर मुतज़ाद सलामा का उसे घर में कैद कर देना। कभी कभी वो लड़ झगड़ कर पीछे बने कंपाउंड में चली जाती, जहाँ गांव की लड़कियों के साथ हंसने बोलने और थोड़ा बहुत काम सीखने में उसका दिल लग जाता था। मगर अब धीरे धीरे वो थकने लगी थी, फारिग बैठना, और वो भी मुसलसल। वो जैसे बौखलाने लगी। सलामा की रूटीन वही थी। 1.5 माह का अरसा इसी तरह गुजर गया। आपी उसे अभी कैनेडा आने से रोक रही थी, क्योंकि अभी का ऑपरेशन कामयाब होने के बावजूद उनकी बिनाई अभी इस हद तक रिकवर नहीं हुई थी जितनी की होनी चाहिए थी, जबकि वो चाहते थे कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के बाद ही उससे मिले। ये बात उन्होंने खुद भी कही थी। इधर चंद दिन और इसी तरह गुजर के उसने फारिग बैठने के बजाय स्कूल बनवाने का फ़ैसला किया। तो बेजी से मदद चाही, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, मगर आगा जी ने कह दिया कि बिल्डिंग बनी हुई है, मगर हुकूमत की तरफ से असातिज़ा तैनात नहीं किया गया, लिहाजा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि हम चंद टीचर्स को तनख्वाह देकर सहूलियात नहीं दे सकते? मैं उठाऊँगी खर्चा, आप टीचर्स का इंतज़ाम कर दें। उस रोज़ आगा जी से वो दो टोक बात कराई तो उन्होंने सलामा की खिंचाई कर डाली। अपनी औरत को समझाओ सलामा, मर्दों के काम में ना पड़े, अपने काम से काम रखे। जिस रौनत और तहकीर अमेज़ लहजे में उन्होंने महज़ेब का जिक्र किया, सलामा ने कदरे तन नज़रों से उन्हें देखा। मालूम नहीं क्यों से सख्त गिरा गुजरा था उनका लहजा। अब वो उसकी मामूज़ाद नहीं, उसकी बीवी थी, मगर आगा जी का लहजा हनूज़ आहान अमेज़ था। वो एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की आगा जी अपनी समाजी और माशरती जिम्मेदारी समझती है। न चाहते हुए भी वो उसकी तरफदारी कर गया था। कतई बेसाख्तगी से ये जुमला फिसल गया था लबों से। आगा जी ने बेइंतहा चौंक कर उसे देखा। दर हकीकत वो खुद अचंभे में पड़ गया था। ये जुमले मैंने कहे हैं, वो भी महज़ेब के लिए। तुम्हारी तरफदारी खासी हैरान कुन है बरखुरदार, सिगार का गहरा कश लगाते हुए अमान शाह गर्देजी ने बड़े तीखे लहजे में कहा था। वो कुछ खफीफ सा हो गया। इलम बांटना अच्छा काम है आगा जी, चंद दिनों बाद इलेक्शन हो गए, मेरा ख्याल है आपका ये इक़दाम आपके मफाद में रहेगा। उसने पहलू बदलते हुए हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया था। हंकारा भरते हुए मान शाह की गहरी नज़रें बेटे पर जमी हुई थी, जो जाने किन ख्यालों में गुम नज़र आ रहा था। कुछ दिनों में स्कूल का काम शुरू करवा दिया गया। उसे रिपोर्ट मिल रही थी, लेकिन जाकर देखने की इजाज़त नहीं थी। मगर क्यों? आखिर तुम मुझे कैद करके क्या हासिल करना चाहते हो? क्या? वो बुरी तरह चीख पड़ी। पता नहीं क्यों अब उसका सब जवाब देता जा रहा था। मुझे फजूल सवालों के जवाब देने की आदत नहीं, हटो मेरे रास्ते से। उसे एक तरफ धकेलते हुए
वो बहुत दुरुस्त लहजे में बोला था। माज़ेब को महसूस हुआ जैसे वो खुद बहुत उलझा हुआ है। कुछ दिनों से वो उससे तंज़ या गुफ्तगू भी नहीं करता था, बस झुंझलाने लगता या गुस्से में आ जाता। उस वक्त भी वो जिस तरह पेचो-ताप खाता हुआ बाहर निकला था। माज़ेब कुछ ठटक सी गई। इन्हीं दिनों जब वो खुद तन्हाई से घबराकर अच्छी खासी झुंझलाई हुई थी, ज़रीना भाभी के यहाँ खुशखबरी सबको खुशी से दीवाना कर गई। बेजी पहले फुर्सत में उन्हें गाँव ले आई। उसने देखा ज़रीना पहले से किस कदर खिली-खिली लग रही थी। उनकी वालदा भी इस खबर को सुनते ही उनसे मिलने चली आई थी। वो इन सबको खुश देखकर जैसे खुद को मुसर्रतों के समंदर में तैरता महसूस कर रही थी, मगर खुद उसका अपना वजूद कितना तशना था। बेजी ने उसे बेहद सराहा। उनका ख्याल था कि उसकी कोशिशों से ही ये सब मुमकिन हुआ था। ज़रीना भी तन्हाई मिलते ही उसके गले लग गई। थके मानदे उसामा शाह को उसने ही मंजिल का सुराग दिखाया था। सच माज़ेब, तुम मेरी मोहसिन हो। तुम ना होती तो मैं अपनी अना और उसामा अपनी ज़िद में ज़िंदगी ही बर्बाद कर डालते। खुशी से उनका लहजा भी फूल खिला रहा था। अब क्या हाल है? एक नई ज़िंदगी दुनिया में लाते हुए कैसा लग रहा है? उसने मुस्कुराते हुए उन्हें छेड़ा तो वो महजूद सी होकर हंस पड़ी और शर्मा कर बोली, अच्छा, बल्कि बहुत अच्छा। उसामा कह रहे थे वो अपने बेटे का नाम बख्तियार रखेंगे। और अगर बेटा ना हुआ तो? उसने कसदन शरारत से टोका तो वो थम सी गई। नहीं माज़ेब, ऐसा मत कहो। बहुत अरसे बाद उसामा मेरी तरफ पलटे हैं और अब मैं उनको खुद से दूर होता ना देख सकूंगी। यकदम वो घबरा गई थी। माज़ेब ने मुस्कुराकर तसल्ली देने वाले अंदाज में उनका हाथ थपककर सब ठीक हो जाएगा कहा तो वो कदरे मुतमईन हो गई। इधर ज़रीना भाभी की अम्मी उन्हें अपने साथ अपने गांव लेकर गई तो बेजी ने आगा जी को उम्रा करने के लिए राज़ी कर लिया। जाना क्या मुश्किल था, फ़ौरन तैयारी कर दी गई। साथ में ज़रून और मेहरान भी तैयार हुए तो आयशा और फातिमा के लिए बेजी ने सिफारिश कर दी। बहुत अरसे बाद सच्ची खुशी मिली थी। बेजी का बस चलता तो सजदे से सर ही न उठाती। आयशा और फातिमा की खुशी भी दीदनी थी। सामा की शादी के बाद से अब कहीं जाकर सुकून का सांस नसीब हुआ था। वो दोनों अपने बच्चे नानी के पास छोड़ रही थी। सलामा का इरादा अगले चंद माह बाद का था, क्योंकि फ़िलहाल इधर किसी न किसी का होना भी ज़रूरी था। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वो सब उसे कसदन छोड़ कर जा रहे हैं। शायद बेजी को अंदाज़ा हो गया सलामा और उसके दरमियान मौजूद रंजिशों का, और उन्होंने उनके लिए भी वही हलफा इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो कि उसकी अम्मा पर ज़रीना और उसामा के लिए इस्तेमाल हुआ था। कुछ भी था, वो अब अकेले हालात से नबर्द आजमा होने के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। नूर पुप्पो ने जाते जाते उसे बहुत मोहब्बत से चंद जिम्मेदारियां दी थी जो कि उसे उनकी गैर मौजूदगी में उठानी थी। वो खामोशी से सर हिलाती रही और वो सब रुखसत हो गए। सलामा उनके सबके जाते ही एकदम बेहद मसरूफ़ हो गया था। आगा जी और बड़े भाइयों की तमाम जिम्मेदारियां उसके हिस्से में आ गई थी। जब घर में सब मौजूद थे तो उसे उनके साथ वक्त गुजारने की इजाज़त नहीं थी, और अब जबकि कोई नहीं था, सलामा खुद शाम ढलने तक घर ना लौटता। तन्हाई जैसे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। उसे लगता अगर ये तन्हाई ख़त्म हो गई तो शायद वो भी ख़त्म हो जाएगी। इन्हीं दिनों जब सलामा किसी काम से उसामा के पास शहर गया, उसका दिल यकदम ड्राइव को चाहने लगा। शादी को 7 महीने होने को आए थे। उसने खुला आसमान, आज़ादी के एहसास समेत नहीं देखा था। कहीं जाना होता तो सलामा सर पर तलवार की तरह सवार रहता। यहाँ कौन रोकता? सलामा ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी को उस पर नज़र रखने के लिए भी नहीं कहा था, इसलिए वो पहली फुर्सत में मेहरान भाई की नसान निकाल आई। सलामा को कल शाम तक लौटना था, इसलिए वो मुतमईन थी। मेहरू उसकी ख़ास मुलाजमा थी। उसे साथ लेकर वो वहीं चली आई जहाँ पहली बार उसने तस्वीरें खींची थी। बहुत सा वक्त वहाँ गुजारकर स्कूल गई। उसकी बिल्डिंग काफ़ी मखदूश हालत में थी, इसलिए इसके लिए ख़ास अहकाम जारी करके वो आयशा और फातिमा की उन सहेलियों के यहाँ चली गई जिन्होंने कई बार उसे आने की पुरखुलूस पेशकश की थी। आज कई दिन बाद सुकून और आज़ादी के बेमिसाल एहसास ने उसे छुआ था। वापसी पर वो हद से ज़्यादा खुश थी कि गर्दिजी मंजिल के पोर्च में खड़ी लैंड क्रूज़र देखकर एक लम्हे के लिए थम सी गई। सलामा वापस आ गया था। उसे सलामा के शदीद रद्द अमल की तवक्को थी, लिहाजा मेहरू को छोड़कर अपने पोर्शन की तरफ आई थी। कहाँ गई थी तुम? ख्वाबगाह के दरवाजे से अंदर दाखिल होते सलामा की कड़कदार घसीली आवाज़ लम्हे भर के लिए उसे बुरी तरह दहला गई। उसकी आंखों से जैसे शरारे निकल रहे थे। माज़ेब को ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। उसकी बातों से मुश्तिल वो कई बार हुआ था, मगर आज उसके चेहरे पर जो पथरीला सा बेबस कर देने वाला एहसास था, उसने उसे मुंजमद सा कर दिया। जवाब देना चाहा मगर ज़बान साथ न दे सकी। दर हकीकत वो अंदर ही अंदर उसके तेवर देखकर सहम गई थी। बोलो, जवाब दो, तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर किस तरह निकली? बहुत शौक है तुम्हें अपना आप दिखाने का। वो 2 कदम आगे बढ़ा था। बात ऐसी नफरत भरी थी कि वह बुफर सी गई। हाउ डेयर यू सलामा शाह, इतनी घटिया बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम समझते हो 7 माह तुम्हारे साथ गुजार कर मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकतें
जुमला मुकम्मल होने से पहले सलामा का भारी हाथ उसके गाल पर निशान छोड़ता चला गया। उसका रद्द-ए-अमल इस कदर शदीद और गैर मुतवक्का था कि वो कितनी देर शॉक से गिर कर कारपेट पर पड़ी रही। मैंने कहा था माज़ेब के मुझे हद से गुजरने पर मजबूर मत करो, मगर सरकश और खुदसर लड़की, तुमने मेरी बात नहीं समझी। अब इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी कदम निकाला तो खाल खींच लूँगा। वो घर आते हुए बोला था। वार्निंग देने का अंदाज इस कदर संगदिलाना था कि वो बर्दाश्त न कर सकी और उसके बाहर निकलने से पहले ही उठकर उसका बाजू थामकर उसे अपने मुकाबिल किया। सलामा मुतही रह गया। नहीं सलामा शाह, अब और नहीं। माँ, उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। तुम्हें जितना जोर दिखाना था दिखा लिया, जितनी अजियत देनी थी दे चुके। तुम कौन होते मुझसे इल्ज़ाम दिखवाने वाले? किसने हक दिया कि तुम मुझे मेरी ही नज़रों में जलील करो? वो बिल्कुल हवास खो चुकी थी, इंतहाई गुस्से और नफरत से बोले जा रही थी। सलामा ने झटके से अपना गिरबान उसके हाथों से छुड़ा लिया, मगर वो जैसे आपे में नहीं रही थी। दर हकीकत बुरी मैं नहीं, बुरे तुम हो। तुम्हारे ख्यालात है। इतनी ही बुरी थी मैं तो क्यों शादी की थी मुझसे? सिर्फ ये दौलत हासिल करने के लिए? तो लो, ले लो ये सब। आलम दीवानगी में उसने हाथों में पहनी तराई चूड़ियाँ नोचकर उतारते हुए उसे खींच मारी। और मुझे आज़ाद कर दो, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। उसकी बुलंद आवाज़ चीख से एकदम कमरा गूंज उठा था। सलामा की गैरत पर जैसे ताज़ियाना पड़ा। जुनूनी अंदाज में चीखती माज़ेब के होंठों पर सख्ती से हाथ जमाकर उसे मज़ीद बोलने से रोककर एक सन्नाटेदार तमाचा खींच मारा। बकवास बंद करो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? अब यहाँ से तुम्हारी वापसी मौत के बाद ही हो सकती है, सफाकी से पथरीले लहजे में कहते हुए उसने दूसरे तमांचे से बेहाल होती माज़ेब को ज़ोर से झंझोड़ा तो वो उसे इंतहाई दुख और मलाल से देखते देखते उसके बाजुओं में ही झूल गई। माज़ेब, उसके इंतहाई रद्द अमल पर वो एक लम्हे के लिए भौंकशा सा रह गया और फिर उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। जिस वक्त उसकी आंख खुली, कमरे में मलगजा सा अंधेरा था। बाहरी पर्दों की मौजूदगी में रोशनी कमरे में दाखिल नहीं हो रही थी। सर दर्द से जैसे फटा जा रहा था। आंख खुली तो धीरे धीरे जहन बेदार होने लगा। बेख्तियार एक सिसकी लबों से फिसल गई। रुखसारों पर बाहरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। वो पूरे 12 घंटे बाद होश में आई थी। उठी तो बाजुओं में चेहरा छुपाकर बिलक उठी। उन 7 माह में ये पहली बार था कि वो अपनी सिसकियों पर इख्तियार खो बैठी थी। सलामा जाने कहाँ था। वो रोई तो फिर रोती चली गई। मुलाजमों को भी गालबन उस तरफ आने की मामनत कर दी गई थी। आप ही वो बिलक बिलक कर रो रही थी और जाने कब तक रोती रही। उन्हें याद करती रही। दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो यकदम ज़हन ने फैसला कर डाला कि वह यहाँ नहीं रुकेगी, एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकेगी। वो उठकर वाशरूम की तरफ बढ़ी थी कि सामने रखी रॉकिंग चेयर पर झूलते सलामा शाह के वजूद को देखकर शदीद हांत के साथ से उसकी पेशानी जल्द उठी। वो भी उसी लम्हे उसकी तरफ मतवज्जे हुआ था। सुर्ख डोरों वाली आंखें उस पर गड़ी थी। वो उसकी साइड से होते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सूटकेस खोलकर चंद सादा जोड़े बैग में रखे कागजात जेवरात वगैरह निकालकर बेड पर ढेर कर दिया और फिर सलामा की तरफ मुड़ी। ये लो तुम्हारी मता, मैंने सदका किया खुद पर से। चाहो तो कराची वाला घर भी अपने नाम लिखवा लेना, बस मुझे यहाँ से जाने तो, मुझे अभी के पास जाना है प्लीज़। बोलते बोलते वो बेख्तियार रो पड़ी तो सलामा शाह के लब भींच गए। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अपना हक महर भी नहीं, तलाक भी नहीं। तुम मुझे आज़ाद भी मत करना, मगर मुझे यहाँ से जाने दो सलामा शाह, नहीं तो यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगी यहाँ। मुझे अपने अभी के पास जाना है, मुझे जाने दो प्लीज़। आई बैक ऑफ यू। वो इस कदर मुंतशिर और कमज़ोर हो रही थी कि आंसुओं का गलबा उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। सलामा शाह चंद लम्हे उसे यूं ही रोता हुआ देखता रहा। कितनी ख्वाहिश थी उसकी कि कभी माज़ेब का गुरूर से तना सर उसके आगे झुके उसकी मर्दाना नाक को खराश दे, मगर आज पता नहीं क्यों दिल में कहीं हल्की हल्की सी खलिश महसूस हो रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया। क्यों जाना चाहती हो तुम यहाँ से? गैर मतवक्का सवाल, गैर मतवक्का नरमी। वो हैरत के समंदर में डूबने लगी। बेख्तियार नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। कहीं ख्वाब तो नहीं है ये सब? कहने के लिए बहुत से अल्फाज थे, महज सर को जुम्बिश देने से भी अंधिया दिया जा सकता था, मगर ये कड़ा वक्त जो कोई औरत भी दिल से खुशी से बर्दाश्त नहीं करती, उसकी ज़िंदगी में अफरियत बनकर आ गया था। एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। वो बावजूद इंतहाई कोशिश और ख्वाहिश के खुद को रोक नहीं पा रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो सलामा शाह, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे हराम मौत मरने पर मजबूर मत करो। मगर तुम यहाँ से मेरी ज़िंदगी से जा नहीं सकती माज़ेब। बड़े सुकून से वो हम कलाम था। जाने पिछले 12 घंटों में क्या सोचा था उसने कि उसका लहजा, उसका अंदाज़, उसके तेवर और उसका रवैया सब कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे घूंट घूंट क्यों मारना चाहते हो? अब तो मैं हर चीज़ से भी दस्तबरदार हो रही हूँ। वो फिर ताना दे गई थी, तंज कर गई थी। सलामा ने बामुश्किल जब्त किया, मगर मैं तुमसे और इस वजूद से दस्तबरदार नहीं हो सकता जो अभी इस दुनिया में आया नहीं। सलामा का लहजा था या सावन की छवार। उससे लगा कि उसकी समातें उसका साथ छोड़ गई हैं, मगर नहीं, वो ठीक सुन रही थी।
सलामा शाह देखो, मुझे यूँ ना आज़माओ। उसने एकदम उसका कॉलर मुट्ठी में दबोच लिया था। सलामा ने उसे शानों से थामकर बेड पर बिठा लिया और ख़ुद भी साथ ही टिक गया। अभी लेडी डॉक्टर को बुलवाया था मैंने। तुम बहुत नरम और सज्जल सी मुस्कुराहट सलामा शाह की घनी मूंछों तले नमूदार हुई थी। उसे लगा जैसे वो फिर बेहोश हो जाएगी। हो मेरे खुदा, उसका दिल चाहा कि खुशी से सजदे में झुक जाए। सामने बैठे उस शख्स से उसे एकदम बड़ा हिजाब महसूस हुआ। लारे बापी को फ़ोन किया मैंने, वो तुम्हें आज रात तक रिंग करेंगी। ज़िंदगी में आज तक मैंने कभी कमज़ोरी महसूस नहीं की, मगर आज मुझे लगा मैं तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखता। बहुत देर तक हिम्मत मुजतमा करके वो कहने लगा था। उसका पुरहिद्दत हाथ अब भी माज़ेब के यह हाथों को थामे हुए था। माज़ेब ने बेतहाशा चौंक कर नज़र उठाई थी, मगर वो तसलसल से गोया था, इसलिए नहीं कि तुम मेरी आइंदा नस्ल की अमीन हो। मैं चाहूँ तो बच्चा तुमसे छीन भी सकता हूँ, मगर अपना बच्चा मुझे उसकी माँ के बगैर कबूल नहीं। वो बहुत दिक्कत से कह रहा था। माज़ेब को लगा उसे ये सब कुछ कहने से उसकी मर्दाना अना रोक रही थी, मगर कोई जज्बा ये सब कहलवाने में कामयाब हो गया था। उसने चंद सानियों रुककर उसकी सदाकत परखने की कोशिश की। सामने बैठा शख्स वो सलामा शाह गर्दीजी तो नहीं था जिसने उसका पूर नफ़रत से नीला कर दिया था। ये तो कोई और ही था। एक मध्यम सी मुस्कुराहट मुस्तकिल उसके लबों से खेल रही थी। वो कभी बेयकीनी और कभी यकीन से उसे देख रही थी। पिछले दिनों की जैसे फिल्म सी चल रही थी ज़हन में। उसकी याददाश्त में 12 घंटे पहले वाला मंजर बिल्कुल ताज़ा था, मगर ये सब जो था क्या वहम था। उसने घबराकर सर झटका। सलामा ने कुछ मायूसी से उसे देखा। क्या अब तक यकीन नहीं आया? लहजे में एक नामहसूस सी शिकस्तगी थी। माज़ेब ने आंखों में नमकीन पानी उतरने लगा। उसने बहुत आज़र्दगी से सलामा की तरफ देखा। ये रूप कब तक रखोगे सलामा शाह? शायद चंद माह, फिर मेरा बच्चा मेरी ही कमज़ोरी बनाकर मुझे सारी ज़िंदगी जिंदान में डाले रखोगे? माज़ेब, वो जैसे इस इल्ज़ाम पर तकलीफ़ से चीख उठा। माज़ेब इस्तज़ा से मुस्कुरा दी। कहो कैसा लगा? बहुत तकलीफ़ हुई होगी ना इल्ज़ाम सुनकर। बहुत आन लगता है तो ऐसे ही रूह तड़प जाती है। एहसास की चादर में शगाफ पड़ने लगते हैं। तुमने मेरे दिल को ऐसी ज़रबें लगाई हैं कि अब यकीन करने के लिए कोई राह नहीं रही। मायूसी और बेअतबारी का घना जंगल है मेरे चारों जानिब। चार अतराफ़ एक महीब अंधेरा है, शदीद तारीकी है। इस अंधेरे में मुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई। एकदम उसने बेबसी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए सर हाथों में थाम लिया। सलामा शाह जैसे एक नए एहसास से आश्ना हुआ था, किसी को एतबार दिलाने में हार जाने के एहसास से, शिकस्तगी के एहसास से, अंदर बाहर टूट फूट के एहसास से। कुछ सोचकर वो गहरी सांस भरता उठ खड़ा हुआ। तो गोया तुमने फ़ैसला कर लिया है, जाओगी ज़रूर? वो पूछ रहा था। लहजा ना हाकमाना था ना फिदवयाना। वो यूं ही सर उठाकर उसे देखने लगी और फिर उसकी लाइट ब्राउन आंखों से निकलती जज्बों की शुआओं से उसके अंदर के अंधेरों में चरागा सा होने लगा। वो भी उठ खड़ी हुई। लम्हों में सदियों की सोच आसमाई थी उसके अंदर। हाँ, जाना तो है ही सलामा शाह। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसने फैसला कुन अंदाज में कहा तो सलामा की नज़रों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसने रुख मोड़ लिया था। अगर मैं रोकूं तो भी? हाँ, उसका अंदाज हनूस था। वो फैसला कर चुकी थी और बरवक्त कर चुकी थी। और अगर जबर करूं तो? पलटकर उसे देखते हुए बाजू सीने पर लपेट लिए। तो भी? उस तरफ सुकून और इत्मीनान का समंदर ठाठे मार रहा था। नहीं माज़ेब सलामा शाह, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये मेरा फ़ैसला है। वो एकदम बुफर सा गया था। इंतहाई गुस्से और सख्ती से उसे मुखातिब किया। मगर मैं जाऊंगी ज़रूर, क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है। उसके मुकाबले पर इंतहाई तेज़ लहजे में कहते कहते वो एकदम मुस्कुरा दी थी। क्या मतलब? वो झुंझलाने लगा तो उसकी मुस्कान मज़ीद गहरी हो गई। मतलब ये कि अब मुझे डिलीवरी तक आप ही की तरफ ही रहना होगा, सेरीना भाभी की तरह। महजूब से अंदाज में कहती हुए सलामा शाह को इंतहाई मुख्तलिफ लगी। ममता का खूबसूरत एहसास उसके चेहरे उसके वजूद को मावराई बना रहा था। फैसले की पुख्तगी, अपने कुछ होने का एहसास और न जाने क्या कुछ उसके रुखसारों पर लाली बिखेर रहा था। क्या वाकई वो पहली बार खुशी के इजहार में इस कदर अया हुआ था? लहजा, आंखें, आवाज़, चेहरा, सभी कुछ तो चुगली खा रहा था। माज़ेब उसे देखकर बहुत धीमे सुरों में हंसी। उसने गोया सुकून का सांस लिया। अब तो जैसे भी हो, मेरी तकदीर हो सलामा शाह, और मेरे बच्चे के साहिबान। वो संजीदा हो चली थी। तुम खुश हो या महज समझौता? और वो बेयकीन था। सारी ज़िंदगी समझौते के नाम पर नहीं गुजारी जा सकती। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो मेरे मालिक हकीकी ने मुझे दी है। इस लम्हे जब मैं अपना घर छोड़ना चाहती थी, उसने ये खबर हमें दी। तुमने सोचा सलामा, ऐसा क्यों है? उसने रुककर उसे देखा। इसलिए कि उसे मेरा ये फ़ैसला पसंद नहीं। उसने अपना फ़ैसला सुना दिया है। वो चश्मे तसव्वुर से एक नन्हे से वजूद को देख रही थी तो गोया बेयकीनी के अंधेरों में
एक जुगनू ठहर गया है। सलामा के जुमले को मुकम्मल करते हुए वो हंसी तो सलामा ने बेसाख्ता उसे खुद से लगा लिया। पता नहीं मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए, मगर महज इतना कहूँगा कि जो कुछ हुआ इसे भूल जाने की कोशिश करना, आगे का रास्ता हरा भरा करना है। सलामा शाह और ये शायरी वो जैसे बेहोश होने को थी, मगर उसे टोका नहीं। चंद लम्हों पहले की शदीद नफरत, ममता और गरजती के सलाम में बह गई थी। बेहद खिली खिली फिजा थी। सलामा एतराफ़ कर रहा था अपनी शिकस्त का और वो खुश थी। मुस्कुराकर उससे अलग होना चाहा तो अचानक हाथ सलामा के कुर्ते की जेब से जा टकराया। बिल्कुल बिला इरादा उसने जेब में हाथ डाला था। ओह, मेरा ब्रेसलेट! सोने का वही ब्रेसलेट जो आप ही ने उसे गिफ्ट किया था और उस रोज़ फोटोग्राफी के चक्कर में उससे गिर गया था। बेसाख्ता वो मुसर्रत से चीख पड़ी थी। सलामा ने चौंक कर उसे खुद से अलहदा किया तो वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। बोली कुछ नहीं। ये मेरी ही चादर में अटक गया था और नज़र चुरा गया था। ओह, उसे याद आया उस रोज़ सलामा ने अपनी शॉल उसे दी थी जो उसने वहीं लैंड क्रूज़र की सीट पर छोड़ दी थी। वापस क्यों नहीं किया? वो बात समझकर मुतबस्सम सी पूछ रही थी। याद नहीं रहा, वो अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। अपने पास क्यों रखा? क्योंकि अच्छा लगा था, ये ब्रेसलेट भी और पहनने वाली भी। उसने जैसे थक कर एतराफ़ कर लिया। अल्फाज थे कि फूल उसके इर्द गिर्द नरम नरम फूलों की खुशबू रक्स करने लगी। हैरत से उसको देखा। जो बज़ाहिर चट्टानों से ज़्यादा सख्त नज़र आता था, वो बज़ाहिर जो ज़माने से खफा लगता है, हंस के देखे तो दुनिया से जुदा लगता है। क्या अब तक बेयकीनी के जंगल में हो? उसने झुककर भारी लहजे में पूछा। नहीं, क्योंकि अब जुगनू ठहर गया है मेरे आंचल में, मेरी राहों में। उसने सरशारी के एहसास में घिरते हुए उसके शाने पर सर टिका दिया। तो ये था खूबसूरत सा नावल जो कि मुझे आप सबको यकीनन सबको ही पसंद आया होगा, क्योंकि जो भी नावल लवर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये अच्छा ना लगे। ठीक है, थोड़ा ओवर हो गया था उसका, वो क्या कहते हैं, नहीं मेरा नहीं वैसे ख्याल, ओवर कम ही लगा मुझे वैसे, लेकिन थोड़ा था अजीब सा कि वो बहुत ही कोई रूड था बंदा। लेकिन अच्छा नावल था, मुझे बेहद पसंद आया। मैंने इसको बहुत इन्जॉय किया पढ़ते हुए और आप लोगों को भी सुनते हुए मज़ा आया होगा। और इसके अलावा मेरी यही कोशिश है आगे भी आप लोगों को ऐसे ही इसी तरह के नावल्स प्रोवाइड करूं। तो अगर आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक देते रहेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छे नावल देती रहूँगी। और अगर आप लोग मज़ीद अच्छे नावल सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल यानी कि नावल्स फॉरएवर PDF चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर अच्छे नावल सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपनी आवाज़ में नावल्स अपलोड करती हूँ। तो यकीनन आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ कि आप लोग वहाँ जाकर सुन सकते हैं। और जो यहाँ पर नए हैं, जो पहली दफ़ा इस नावल को सुन रहे हैं, वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।